नमस्कार। सीबीआई की विशेष अदालत ने एल.के. अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती के खिलाफ चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिराने को लेकर उन पर यह आरोप है कि उन्होंने लोगों को भड़काया, जबकि अपने बचाव में इन सब की दलील ये थी कि इन्होंने बल्कि जो विवादित ढांचा था उसको बचाने की कोशिश की, गिरने से बचाने की कोशिश की। अब इस बात को कौन मानेगा। एक लंबी चौड़ी रथ यात्रा निकाली गई थी, उसके बाद ये सारा शुरू हुआ था खेल। और वो एयर कंडीशन टोयोटा रथ था जिसमें एल.के. अडवाणी ने सोमनाथ से लेकर यात्रा शुरू की थी और अपने पीछे फ़िरका परस्ती का, सांप्रदायिकता का एक ऐसा काला धुआं छोड़ता चला गया था वो रथ, जिसने हमारे समाज के मुंह को काला कर दिया। और आज उसी रथ यात्रा का नतीजा है कि बाद में बाबरी का विवादित ढांचा गिरा और आज समाज बुरी तरह से बटा हुआ है, हिंदू मुसलमान में, दलित ठाकुर में। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 2 साल के अंदर अंदर इस केस की सुनवाई पूरी हो और सज़ा दी जाए। अडवाणी की उम्र 99 साल है, 89। मुरली मनोहर जोशी भी बुजुर्ग हो चुके हैं। उमा भारती के पास अभी आगे बहुत लंबा भविष्य है। पिछले 25 साल में ये अडवाणी की दूसरी बार पेशी हुई है और अब 2 साल में कितनी बार होगी ये देखना बाकी है। लेकिन इंसाफ मिलेगा क्या, ये सवाल बना हुआ है। हमें यकीन है सीबीआई की विशेष अदालत पर कि इंसाफ ज़रूर मिलेगा। दरअसल दिसंबर सन 1949 में जो बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा था उसमें राम और सीता की मूर्तियां रख दी गई थी। मूर्तियां रखने वाले का नाम था अभिराम दास। उस ज़माने में ताले जो होते थे वो चूड़ी वाली चाबी लगती थी, उसमें ऐसे चाबी घूमते थे और चूड़ी बनी होती थी अंदर। तो चोर लोग जो होते थे ना, वो कच्चे बांस का इस्तेमाल करते थे चाबी बनाने के लिए। तो उस कच्चे बांस से चाबी बनाई गई, ताला खोला गया, रात को दोनों रख दिए गए, मूर्तियाँ वहाँ पर रख दी गई। एक हिंदू कांस्टेबल ड्यूटी पर था, एक मुसलमान कांस्टेबल ड्यूटी पर था। दोनों के एफआईआर में जो बयान है वो इस तरह से हैं कि मुसलमान कांस्टेबल का कहना है कि कुछ लोग हो हल्ला मचाते हुए घुस आए, उनकी धक्का मुक्की से मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो ये 2 मूर्तियाँ वहाँ रखी हुई थी। हिंदू कांस्टेबल का बयान इस तरह से है कि घंटे घड़ियाल बजने लगे आधी रात को और रामलला प्रकट हुए, मैं मूर्छित हो गया उसके बाद। बहरहाल पंडित नेहरू ने गोविंद वल्लभ पंत को ताकीद की कि आप फ़ौरन अयोध्या जाइए, क्योंकि सुबह सुबह ही वहाँ पर यह ऐलान हो गया था कि रामलला प्रकट हुए हैं और यहाँ पर अब अखंड पाठ चलेगा और पूरे इलाके में अशांति फैलने का ख़तरा था। पंडित नेहरू ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत से, जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उनसे कहा कि आप फ़ौरन अयोध्या जाइए। हालांकि लखनऊ से अयोध्या का रास्ता मुश्किल से 2-2.5 घंटे का रास्ता है, लेकिन पंत साहब ने एक जहाज़ के ज़रिए जाना बेहतर समझा और फैज़ाबाद की एयर स्ट्रिप पर उन्होंने मीटिंग ली। के नैयर नाम के साहब थे जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे और जिनकी सरपरस्ती में ये सब कुछ हुआ था। उनको ट्रांसफ़र किया गया, उनको गोरखपुर भेजा गया। बाद में भारतीय जनसंघ ने उनको पुरस्कृत भी किया था। बहरहाल हमने अपने बचपन से लेकर और सन 86 तक कभी नहीं सुना था कि ये भी कोई मसला है। राजीव गांधी ने इसके दरवाजे खुलवा दिए, गेट खुलवा दिए और दूरदर्शन ने इसको टेलीकास्ट कर दिया। और इस तरह से ये वाला मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने तोहफे में दे दिया। अब देखना बाकी है कि अदालत का फैसला क्या आता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो और तलब बात है कि एक ऐसा शर्मनाक हादसा था जिसने हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। मोदी सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं। सरकारी दावे जो मर्जी हों, छाती ठोक पीट के, चाहे वो जितने इंच की हो, जो मर्जी कहा जाए, हम अपना एक काउंटर नैरेटिव चला रहे हैं, आपको बता रहे हैं बारी बारी से कि पिछले 3 साल में किस क्षेत्र की हालत क्या है, क्या क्या हासिल हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ। आज हम बात करेंगे उच्च शिक्षा की, हायर एजुकेशन की। सन 2013-14 का जो बजट था, जो यूपीए का आखिरी बजट था डॉक्टर मनमोहन सिंह का, उसमें जो उच्च शिक्षा थी उसको बजट का 4.57% पैसा एलोकेट किया गया था। इसको कम कर दिया गया है 2017-2018 के बजट में, इसको 3.8 कर दिया गया, यानी 4 पॉइंट से भी कम कर दिया गया है। जबकि सन 1986 में कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये सलाह दी थी कि जीडीपी का कुल 6% जो है, 6% वो उच्च शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। बहरहाल
डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो एक है, उसमें मोदी सरकार ने 45,722 करोड़ रुपए 2014-2015 में एलोकेट किए थे, यानी 1,134 करोड़ कम जो पहली सरकार ने अपने आखिरी बजट में किए थे। उन्होंने 46,856 करोड़ किए थे। 2015-16 में 42,187 करोड़, ऐसा अनुमान, ये रिवाइज्ड एस्टीमेट है सरकार का कि 42,187 करोड़ खर्च हुआ है, यानी 3,535 करोड़ कम पिछले सालों से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारों के मतलब जो पूरी एक दुनिया हमें दी गई है पिछले 3 साल में, एक प्रमुख नारा ये भी है, स्वच्छ भारत की तरह। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 43 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए थे सन 2016-2017 के बजट में। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि सिर्फ 5 करोड़ रुपया खर्च किया गया अभी तक। नीति आयोग जो है, जो पहले योजना प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, योजना आयोग होता था, नीति आयोग ने कहा है कि कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को पूरी ऑटोनॉमी दे दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि अपनी वो मनमानी फीस चार्ज कर पाएंगे, जितनी फीस वो करना चाहें। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, लेडी श्रीराम कॉलेज, ये केंद्र से इनका पैसा जाता है, इनको फंडिंग मिलती है। अब वो इनको पूरी अगर ऑटोनॉमी मिलेगी तो अपनी मनमानी से, अपनी मर्जी से फीस तय करेंगे। वैसे भी पंजाब यूनिवर्सिटी के 66 जो विद्यार्थी हैं उन पर राष्ट्रद्रोह का चार्ज लगा दिया गया है, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे। पंजाब यूनिवर्सिटी ने 1000% फीस बढ़ा दी। हालांकि छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद देशद्रोह के केस भी वापस ले लिए गए हैं और फीस भी बहुत कम कर दी गई है। जो 1000% बढ़ाई थी, अब सिर्फ 10% बढ़ाई है। इस सरकार का रवैया उच्च शिक्षा के खिलाफ ही रहा है। अभी हाल ही में यूजीसी ने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर एक ऐलान किया कि जो लोग इस टेस्ट से होकर नहीं आए हैं उनको रिसर्च के लिए फंडिंग नहीं दी जाएगी। फिर जब छात्रों ने इसका विरोध किया, विरोध के बाद मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इस कदम को वापस लिया। वैसे आपको याद दिला दें, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जो पहली मंत्री थी इस सरकार की, वो बकौल उनके अपने ही येल यूनिवर्सिटी की डिग्री उनके पास थी। बेशक दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री अभी तक मिल नहीं रही है, जो उन्होंने कहा था कि उनके पास है, उन्होंने पढ़ाई की है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 5,000 रुपये महीना और 8,000 रुपये महीने वाली जो स्कॉलरशिप्स हैं, इसका नाम है नॉन जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जैसे एमफिल वगैरह की स्कॉलरशिप है, पीएचडी की स्कॉलरशिप है, वो बंद करने का फैसला किया। इससे बहुत से गरीब छात्रों को नुकसान पहुंचा और वो मेस के खाने के पैसे भी नहीं दे पाए और आपस में झड़पें भी हुई। एक ये और हमला है हायर एजुकेशन पर। एमफिल करने वालों को सिर्फ 5,000 रुपये महीना और पीएचडी करने वालों को सिर्फ 8,000 रुपये महीना। पहले की योजना तो ये थी कि जो एमफिल कर रहे हैं वो 5,000 से बढ़ाकर उनको 8,000 रुपये महीना दिया जाए और जो पीएचडी कर रहे हैं उनको 12,000 रुपये महीना दिया जाए। लेकिन बिना किसी सफाई के, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, बिना किसी कारण दिए सरकार ने इस फैसले को नहीं लिया और स्क्रैप कर दिया कि ये लागू नहीं होगा। तब से लेकर अब तक पिछले 3 साल में बहुत ही एक सिस्टमैटिक तरीके से सरकार धीरे धीरे ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज और लिबरल आर्ट्स के जो फंड हैं वो कम करती आ रही है। इसी तरह का बर्ताव देश के एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन के साथ किया गया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के साथ। उसे मजबूर होकर ऐलान करना पड़ा कि उसे 3 रिसर्च सेंटर्स बंद करने पड़ सकते हैं। करीब 3,500 स्कॉलर्स जो जेएनयू में हैं उन पर असर पड़ा है सरकारी फैसलों से। ये जो 5,000 रुपये, 8,000 रुपये बंद किए गए हैं, और करीब 25,000 स्टूडेंट्स, 25,000 छात्र पूरे भारत में, उन पर असर पड़ा है। ये जो फंडिंग बंद कर दी गई है 5,000 और 8,000 वाली एमफिल और पीएचडी वालों के लिए। कुल मिलाकर जो नींव रखी गई थी हमारे देश में उच्च शिक्षा की, जिसने हमें आईआईटीज़ दिए, आईआईएम्स दिए, एनआईआईटीज़ दी, बेहतरीन कॉलेजेस दिए, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ दी हैं, धीरे धीरे करके उन पर आघात किया जा रहा है, उनकी जड़ें काटी जा रही हैं। क्या ये इसलिए है कि जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार से हमारा मतलब सिर्फ 3 लोगों से है, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली, अमित शाह। इनमें सिर्फ अरुण जेटली हैं जो यूनिवर्सिटी गए हैं और अच्छी पढ़ाई करी है, देश के टॉप के चोटी के वकील भी रहे हैं। बाकी की शिक्षा दीक्षा के बारे में हमें जानकारी नहीं है। क्या ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि
इसको गैर ज़रूरी समझा जाता है, शिक्षा को गैर ज़रूरी माना जा रहा है। नमस्कार। आप देख रहे थे जन गण मन की बात। हम आपसे एक बार फिर इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप YouTube पर हमारे जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी बनी हुई है, घंटी को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको खुद ब खुद सूचना उसकी मिल जाए।